नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आई नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मनरेगा कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन अब विकास खंड स्तर पर होगा। उत्तराखंड में श्रम आयुक्त की अध्यक्षता में लिया गया फैसला। उत्तराखंड को नेपाल बनाने के मंसूबे को सफल नहीं होने देंगे। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून ने कहा, प्रदर्शन की आड़ में राज्य समाज विरोधी हरकतें बर्दाश्त नहीं। उत्तराखंड में वर्ष 2022 निर्माणाधीन पुल हादसे में बड़ा एक्शन। प्रोजेक्ट मैनेजर और जेई 4.5 साल की कैद। आईएसएफ संजीव चतुर्वेदी केस से एक और जज ने खुद को किया अलग। अब तक 15 जजों ने किया सुनवाई से इनकार। बिजली का बिल बचाने के लिए यूपीसीएल ने सुझाया रास्ता, लगेगा सही हिसाब, रहेगी ट्रांसपेरेंसी। पेपर लीक मामले में युवाओं का छठा दिन भी धरना जारी। तख्तियां दिखाकर परीक्षा रद्द कराने की उठी मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं आपको खबरों की ओर। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें, पेपर लीक मामले में उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। इसके साथ ही सीएम धामी को सीबीआई जांच का उन्होंने कहा है कि सीएम धामी को सीबीआई जांच का आश्वासन देना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है छात्रों को आश्वासन देना चाहिए कि सीबीआई जांच की जाएगी। वही सांसद त्रिवेंद्र सिंह के बयान से राजनीतिक हलचल यहां पर तेज हो गई है। पेपर लीक मामले में एक बार फिर सांसद ने सरकार का घेराव किया है। और इस सांसद ने सरकार का घेराव करते हुए पेपर लीक मामले में जांच की मांग की है। अहम जानकारी आपको डोईवाला से बताने जा रहा है, जहां केशवरी बस्ती में युवक ने आत्महत्या कर ली। घर के आंगन में पेड़ से युवक ने फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। मौके पर पहुंची डोईवाला पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वही सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें, नशे का शिकार था 20 वर्षीय युवक। वही स्थानीय लोगों में घटना को लेकर शोक और चिंता की लहर। डोईवाला से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, नशे के शिकार 20 वर्षीय युवक ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सीधे आपको यूपी के बलरामपुर ले चलते हैं, जहां पे सीएम योगी बलरामपुर को नई सौगातें दे रहे हैं। श्री रवि मिश्रा जी, पूर्व विधायक श्री शैलेश कुमार सिंह सैलो जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री धीरू सिंह जी, जिला प्रभारी राहुल राज रस्तोगी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में आज के समारोह में उपस्थित मेरे बलरामपुर के सभी उपस्थित बहन और भाइयों, शारदीय नवरात्रि की आज सप्तम तिथि है।
आज के इस अवसर पर मां पाटेश्वरी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि नवरात्रि के अवसर पर इन कार्यों के बहाने मुझे मां पाटेश्वरी के दरबार में शीश नवाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं कल से ही बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जनपदों के विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदार बनने के लिए कल दोपहर से ही इस कमिश्नरी के अंदर अलग अलग जनपदों के कार्यक्रमों में भागीदार बन रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी के पूर्व जनपद बलरामपुर वासियों को ये 825 करोड़ रुपए की उपहार ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। ये 825 करोड़ का उपहार यहां के जनप्रतिनिधियों के प्रयास, जनता की आकांक्षा के अनुरूप जनपद बलरामपुर को भी विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने और जनपद बलरामपुर भी एक विकसित जनपद के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, इन भावनाओं के साथ ये सभी उपहार विकास की परियोजनाओं के माध्यम से आज आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मैं इन सभी परियोजनाओं के लिए बलरामपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और बलरामपुर वासियों के कुशल और मंगलमय जीवन के लिए मां पाटेश्वरी से प्रार्थना करता हूं। बहन और भाइयों, हमारा बलरामपुर जनपद भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। बलरामपुर जनपद मां पाटेश्वरी का पावन धाम है। बलरामपुर जनपद बलरामपुर स्टेट के द्वारा किए गए अनेक रचनात्मक कार्यों का साक्षी है। बलरामपुर जनपद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि के रूप में जाना जाता है और बलरामपुर जनपद एक कर्म ऋषि नानाजी देशमुख की कर्म भूमि के रूप में भी जाना जाता है। ये बलरामपुर जनपद 97 से लेकर के 2017 तक उपेक्षा का दंश झेल रहा था। बलरामपुर जनपद कोई पुरसाहार नहीं था। 97 के पहले तो विकसित था ही, 1997 के बाद भी बलरामपुर जनपद के लिए जो अपेक्षित योजनाएं आनी चाहिए थी उनसे यहां के नागरिक वंचित थे। परिणाम क्या था? परिणाम था देश के अंदर जो सबसे गरीब जनपदों में किसी की गणना होती थी तो वह गणना होती थी बलरामपुर जनपद की। बहनों और भाइयों, आज डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ जब देना प्रारंभ की तो डबल इंजन सरकार ने आज यहां पर मां पाटेश्वरी के नाम पर एक विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया है। विश्वविद्यालय इस सत्र में प्रारंभ भी हो चुका है। बलरामपुर के सभी नागरिकों को, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा के सभी नागरिकों को, युवाओं को मां पाटेश्वरी के नाम पर बने इस विश्वविद्यालय के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि होने के नाते पहली बार अटल जी
देश की संसद में कहीं से पहुंचे थे तो भूमि बलरामपुर की है। बलरामपुर संसदीय सीट से चुनाव जीत करके पहुंचे थे और इसलिए बलरामपुर में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, इसके लिए हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था कर दी है और बहुत शीघ्र आप देखेंगे कि बलरामपुर जनपद के लिए भी एक मेडिकल कॉलेज सरकार के द्वारा यहां पर संचालित होगा। इमलिया कोडर में थारू बंधुओं के लिए उनकी परंपरा और उनकी संस्कृति को संरक्षण करने के लिए एक थारू म्यूजियम का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। आज जो सौगात यहां के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है उसमें एक राजकीय पॉलिटेक्निक का उद्घाटन अभी हमने किया है। आईटीआई है, डिग्री कॉलेजेज है, इंटर कॉलेजेज है, चिकित्सालय हैं, सड़कें हैं और भी तमाम प्रकार की वे योजनाएं हैं जो विकास के लिए आवश्यक होती हैं और जिन योजनाओं के माध्यम से हर नागरिक के जीवन में बिना भेदभाव के उनके जीवन में प्रगति और उन्नयन का मार्ग प्रशस्त हो सकता हो। यही तो कार्य डबल इंजन सरकार ने पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है। आपने देखा होगा एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत का दर्शन कर रहे हैं। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर श्रमिक को, हर महिला को और समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करवाया जा रहा है और प्रदेश में विकास एक नए सिरे से आगे बढ़ने का काम हो रहा है। एक तरफ बिना भेदभाव के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब के पास उसके सिर को ढकने के लिए छत हो, हर गांव की बेहतर कनेक्टिविटी हो, हर घर में शुद्ध पेयजल हो, हर परिवार के पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो, हर गरीब के पास राशन कार्ड हो, हर गरीब के पास आयुष्मान का कार्ड भी उपचार के लिए हो। एक तरफ सरकार के द्वारा एक कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं, युवाओं के लिए पढ़ने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय, मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के साथ साथ इंटर कॉलेजेस को प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत सुंदरीकरण और उनके नवनिर्माण की कार्रवाई के साथ जोड़ा जा रहा है। विश्वविद्यालय बन रहे हैं, डिग्री कॉलेजेस बन रहे हैं, पॉलिटेक्निक बन रहे हैं, आईटीआई स्किल डेवलपमेंट के सेंटर के रूप में स्थापित हो रहे हैं, नगर निकायों का उन्नयन हो रहा है, शहरीकरण विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ विकास की प्रक्रिया में बाधक कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है। जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है वे कहीं न कहीं विकास में व्यवधान पैदा करते हैं, उत्सव के समय उपद्रव पैदा करना चाहते हैं। वे लोग अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और उन्हीं लोगों को चेतावनी देने की दृष्टि से आज मैं बलरामपुर में भी आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं। अगर विकास में बाधक बनोगे और विकास की योजनाओं को उपद्रव और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे तो ये मान करके चलिए कि ये विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। बहनों और भाइयों, जो लोग आज भी
जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, जो लोग आज भी किसी गलत मंशा के साथ जी रहे हैं, जो लोग आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। अब रुक करते खबरों का खबर देहरादून से है, जहां एक प्रतिष्ठित कारोबारी को बदनाम करने की मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। उत्तरकाशी निवासी अंकित रावत जो देहरादून में एडीआर ट्रेडिंग कंपनी में संचालन कर रहे हैं, पिछले कुछ समय से षड्यंत्रकारियों के निशाने पर। सूत्रों के अनुसार कुछ लोग सुनियोजित तरीके से न केवल अंकित रावत की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उनकी कंपनी को भी बदनाम कर आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि पुलिस जांच में अंकित रावत को पूरी तरह से क्लीन चिट मिल चुका है, उन पर लगे सभी आरोप निराधार पाए गए। इसके बावजूद षड्यंत्रकारी लगातार उन्हें मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। अंकित रावत एक सम्मानित युवा उद्यमी है, जिनके बेहतरीन कार्यों के लिए कई बार अचीवर अवार्ड से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। हमने गलत क्या किया? हमें तो ये जानना है कि हमने गलत क्या किया। गलत होना, हम सामाजिक रूप से मर चुके हैं, वैसे ही हम मर जाएंगे। और अगर यही चाहते हैं, यही सब लोग चाहते हैं, तो यही से पूरा मामला बेसिकली ऐसा है कि राकेश चंद्र बहुगुणा और उनके साथ जो लोग मेरे वाइफ के रिश्तेदार लोग हैं, इन्होंने कुछ समय पहले हम पे गंभीर आरोप लगाए। पहले तो ये पुलिस में गए, फाइनेंशियल फ्रॉडिंग में गए, वहाँ इन्होंने आरोप लगाए, अपनी वहाँ पे एप्लीकेशन दी जिसमें कहा गया कि हमारे द्वारा ठगी की गई, जहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग अमाउंट बताई गई। कहीं वो 17 करोड़ बताई गई, कहीं वो 20 करोड़ बताई गई, कहीं वो 50 करोड़ बताई गई, कहीं वो 60 करोड़ बोली गई। लेकिन जब भी जांच में आया, जांच में ऐसा कोई भी मामला नहीं आया, ना उसमें कोई 50 करोड़ आया, ना 60 करोड़ आया, ना 20 करोड़ आया, कहीं भी ऐसा नहीं आया। उसके बाद जब पुलिस की सारी जांच हुई, जांच में मैं संलग्न हुआ, जांच में मैंने सारे अपने एविडेंस दिए, मैंने बैंक स्टेटमेंट दी, सारी चीजें दी। उसके बाद जब पुलिस ने जांच लगाई, उसके बाद इन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करी अभी आज से 4 से 5 दिन पहले, जिस मीडिया कॉन्फ्रेंस में इन्होंने हम पे बड़े गंभीर आरोप लगाए, जिस आरोप के हिसाब से इनका कहना है कि मैंने देहरादून से कम 60 करोड़ रुपए की ठगी करी हुई। खबर विकासनगर से, जहां वीर शहीद केसरी नंद राजकीय महाविद्यालय डाक पत्थर में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशियों ने एबीवीपी के गढ़ में सेंध लगाते हुए अध्यक्ष पद सहित 4 अन्य पदों पर कब्जा जमा लिया। जबकि छात्र संघ सचिव आर्यन ग्रुप कब्जाने में नाकामयाब रहे, तो वहीं एबीवीपी और एनसीयू के खाता तक नहीं खोल पाए। बता दें कि आज हुए छात्र संघ चुनाव में वीर शहीद केसरी नंद राजकीय महाविद्यालय के 6 पदों पर चुनाव एबीवीपी, एसएससीआई, आर्यन ग्रुप सहित निर्दलीय 19 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया, जहां 1757 छात्र मतदाताओं में 1141 मतदान किया, जिनके देर तक मतदान प्रक्रिया चली। खबर हल्द्वानी से, जहां एमपीएचई कॉलेज के हल्द्वानी में शनिवार को संपन्न हुए छात्र संघ चुनाव में 2025-26 में एबीवीपी के अभिषेक गोस्वामी अध्यक्ष पद पर कब्जा किया है। आपको बता दें, उपाध्यक्ष मनीष चंद्र निर्वाचित हुए, जबकि अन्य पदों पर भी छात्रों ने निर्णायक चुनावी सहभागिता दिखाई। कुल 3599 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे और परिणामों के अनुसार अध्यक्ष पर अभिषेक गोस्वामी ने 1738 मत हासिल कर कमल वोरा मोहम्मद अरशद को पराजित किया। निर्वहन करूंगा, ऐसा कोई आचरण नहीं करूंगा जो संस्था की खबर कोटद्वार जनपद पौड़ी की है, जहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस गैर कानूनी कार्यों में लिप्त आपराधिक तत्वों से सख्ती से निपट रही है। एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ आपराधिक किस्म के लोग लगातार गैर कानूनी कार्यों में लिप्त हैं, उनकी हिस्ट्री शीट खुल गई है। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कुछ हिस्ट्री शीटर जेल के अंदर है, जबकि कुछ जेल के बाहर है। उन्होंने कहा है कि जो हिस्ट्री शीटर उत्तराखंड में बाहर दूसरे राज्यों में चले गए, उन पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है।
किया है जो लगातार अपराध करते हैं और उनके जो है चरित्र में या उनके आपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्तियों की जो है हिस्ट्री सीट खोली जाती है और उसमें हम लोगों ने कुछ लोगों की खोली हैं, कुछ अपराधियों की, और हम लगातार उन पर निगरानी रखते हैं। और कुछ लोग उसमें से जेल में हैं, कुछ वर्तमान में मौजूद हैं, और जो कुछ लोग बाहर रहते हैं, अगर जनपद से बाहर भी, तो उनकी भी हम निगरानी करते हैं कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो कैसे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप